हेलो एवरीवन। तो आज हम नेशनलिज्म इन इंडिया के पार्ट 4 की तरफ मूव करेंगे और इस पूरे पार्ट में हम लोग लिमिट्स को डिस्कस करेंगे, या यूं कहो एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि क्रिटिकली एनालाइज द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ऐसा कुछ अगर क्वेश्चन आता है तो उसको आपको डील कैसे करना है, इस क्वेश्चन को अपन डिस्कस करेंगे पार्ट 4 में। और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि हाउ पार्टिसिपेंट सॉ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि क्या क्या लिमिट्स थी, कैसे पार्टिसिपेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को देख रहा था। तो इंट्रो आपका क्या होगा, सबसे पहले सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को आपको बताना होगा और इसमें दो फेसेस याद रखना, फेस 1 एंड फेस 2। फेस 1 में आपका रहेगा जब 1931 से लेके 1931 तक, और सेकेंड फेज आपका रहेगा 1932 से लेके 1934 तक। सेम मूवमेंट का दो फेज, और यही सबसे बड़ी गलती थी किसी मूवमेंट की कि दो फेज तो नहीं होने चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, तो अपन सबसे पहले इसके डिमेरिट्स के बारे में देखेंगे, इसके लिमिट्स के बारे में देखेंगे, या अगर क्वेश्चन क्रिटिकली एनालिसिस का आएगा तो उसके बारे में भी अपन समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, कैसे पार्टिसिपेंट या जाट और पाटीदार्स ने, जाट एंड पाटीदार्स ने किस तरीके से मूवमेंट को ऑब्जर्व किया। ये राजस्थान गुजरात साइड के लोग, जाट पाटीदार्स, जो कमर्शियल क्रॉप को उगाने में काफ़ी ज़्यादा एक प्रकार से महारत हासिल थी इनकी, और ये काफ़ी ज़्यादा उससे इकोनॉमिक बेनिफिट भी गेन करते थे। फर्स्ट टाइम जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आया तो लोगों ने बढ़ चढ़कर सिविल डिसोबीडियंस फेस 1 में हिस्सा लिया, जिससे नेटिव गुड्स या जो इंडिया के गुड्स हैं उसका प्रमोशन होना चालू हुआ। क्यों? बिकॉज ऑफ द रीज़न कि फॉरेन गुड्स का कंजप्शन लो हो गया था। तो ऐसे कंडीशन में जाट और पाटीदार्स का जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया फर्स्ट फेज में। लेकिन 5 मार्च 1931 को जब गांधी इरविन पैक्ट हुआ तो देखा जाट एंड पाटीदार्स का प्रॉफिट परसेंटेज गिरना चालू हुआ। इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि जब इनिशियल डेज में ये लोग देख रहे थे कि इनकी जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज होता ही जा रहा है, तो इन लोगों ने क्या किया, प्रॉफिट को और ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए मार्केट से लोन ले लिया। सपोज फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं, एक फुल्की वाला है या एक बर्गर वाला है। वो बर्गर वाला दिन में 10 बर्गर्स को सेल करता है और उसे लग रहा है कि अगले दिन 20 बर्गर्स सेल होंगे, उसके 20 बर्गर्स भी सेल हुए अगले दिन उसको लगा 40 बर्गर्स सेल होंगे, उसके 40 बर्गर्स भी अगले दिन सेल हुए। अब लेकिन 40 के बाहर वो प्रोड्यूस करने में कैपेबल नहीं है, तो इसने क्या किया, 80 बर्गर्स के लिए लोन ले लिया। 80 बर्गर्स के लिए लोन ले लिया, और जब 80 बर्गर्स वो मार्केट में लेके आया तो उसके बर्गर सेल नहीं हुए। तो क्या इस कंडीशन में उसको लॉस हुआ? बिल्कुल हाँ, उस कंडीशन में इसको लॉस हुआ। सेम चीज़ इनके साथ हुई। ये लोग एग्रीकल्चर को, कमर्शियल क्रॉप को बढ़ाने के लिए लोन लिया, लेकिन क्या हुआ, जब गांधी इरविन पैक्ट हुआ तो सबने मूवमेंट से अपने पांव वापस ले लिए, और उसी कारण से जो फॉरेन गुड्स है उसका कंजप्शन बढ़ गया, और इन्होंने जो लोन लिया था ना उससे वो प्रॉफिट भी निकाल नहीं, प्रॉफिट क्या, वो नॉर्मली प्रिंसिपल अमाउंट भी नहीं निकाल पाए। तो इसके कारण फर्स्ट टाइम तो उन्होंने सपोर्ट किया, लेकिन सेकेंड टाइम उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। किसने? जाट और पाटीदार्स की अगर हम बात करें। ये तो हो गया अपना फर्स्ट केस। आई होप आपको ये क्लियर होगा। सेकेंड फेज की अगर हम बात करें, या सेकेंड जो पॉइंट है, फर्स्ट फेज नहीं, सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें, तो सेकेंड पॉइंट में आता है पुअर पीजेंट्स। पुअर पीजेंट, आपको ये बस पॉइंट्स याद रखने हैं कि क्या क्या कौन कौन कहाँ कहाँ है, बाकी स्टोरी आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें मेमोराइज करा देगी। पुअर पीजेंट की बात करें तो एक कंसेप्ट होता है टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, समथिंग लाइक दैट। क्या हो रहा था उस दौरान, पुअर पीजेंट ने एक कैंपेन चलाया था, और उस कैंपेन का नाम था नो रेंट कैंपेन, जिसमें उन्होंने बड़े बड़े लैंड ओनर्स हो गए या जो बड़े बड़े लोग हैं, लैंडलॉर्ड्स हो गए, उनके अगेंस्ट ये कैंपेन चलाए थे कि भैया अभी हमारे पास पैसे नहीं है, इसलिए हम नो रेंट कैंपेन चला रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने या आईएनसी ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस कैंपेन को सपोर्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि आईएनसी में मैक्सिमम लोग कौन थे, वो जो बहुत ही ज़्यादा अपर क्लास के लोग थे, जो इकोनॉमिक अच्छा खासा स्टेटस एंजॉय करते थे, तो उसके कारण उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, और इसी वजह से पुअर पीजेंट्स ने भी बदले में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया।
क्लियर हुई ये बात? पुअर पीजेंट्स ने भी बदले में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया। ये हो गया एक पॉइंट। थर्ड पॉइंट अगर हम बात करें तो थर्ड पॉइंट आता है इंडस्ट्रियलिस्ट। अब देखो इसका भी समझो, फर्स्ट फेज में ये बहुत ज्यादा हैप्पी होंगे क्योंकि लोकल गुड्स का प्रमोशन होगा, फॉरेन गुड्स को या फॉरेन जो गुड्स का कंजप्शन गिरेगा, इनको अच्छा खासा फायदा हो। लेकिन गांधी जी ने जब ये चीज बैन की तो क्या इनको फायदा होगा? बिल्कुल नहीं। तो FICCI या IICC जैसे इंस्टीट्यूट, जिसको पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास जैसे लीडर्स लीड कर रहे थे, उन्होंने इस बात को काफी अच्छे से समझा और ये चीज डिसाइड की कि भैया फर्स्ट टाइम तो हमने सपोर्ट किया तो हमें फायदा हुआ, सेकेंड टाइम हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि हो सकता है कि फिर से हम क्या करें कि हम सपोर्ट कर रहे हैं, हमने मार्केट से लोन लिया इस उम्मीद में कि हमें फ्यूचर में प्रॉफिट मिलेगा, और अगर ऐसा कुछ मूवमेंट फिर से बंद होता है तो हमें काफ़ी बड़ा लॉस देखने को मिल सकता है। तो इसी वजह से इंडस्ट्रियलिस्ट ने फर्स्ट टाइम तो सपोर्ट किया, लेकिन सेकेंड टाइम उन्होंने उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया। फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो फोर्थ पॉइंट में अपन बात करेंगे वर्किंग क्लास की या इंडस्ट्रियल वर्कर्स। इंडस्ट्रियल वर्कर ऐसे लिख देते हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर्स। नागपुर रीजन के छोड़ बाकी सारे जगह के इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने इसको सपोर्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि इसके बारे में समझो, क्या इंडस्ट्रियल वर्कर्स के पास इतना टाइम होगा कि वो मूवमेंट में हिस्सा ले सके? पहली चीज। दूसरी चीज, ज्यादातर इंडस्ट्रियल वर्कर्स किसके लिए काम कर रहे होंगे? ब्रिटिश के लिए, क्योंकि इंडियन इंडस्ट्रीज उतनी ज्यादा होंगी क्या? नहीं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर वो इंडियन इंडस्ट्रीज के होंगे भी तो किसके लिए काम करेंगे? बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं, पर उस चीज में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट उनका नहीं है। तो नागपुर रीजन के छोड़ बाकी सारे जगह के इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने इस चीज का उतना ज्यादा बढ़ चढ़ कर सपोर्ट नहीं किया। फिफ्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो वुमेन के बारे में बात करते हैं। देखो एक बहुत बड़ी बात आपको बताते हैं कि सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन सिविल डिसोबीडियंस में वुमेन्स का देखने को मिला, पार्टिसिपेशन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में देखने को मिला। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि जब हायर क्लास के लोगों ने इस चीज़ को कंप्लेन किया कि भैया वुमेन्स बिना मतलब, या यूं कहो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ कि वुमेन घर के काम नहीं कर रही है, मतलब मूवमेंट में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, तो इस कारण से हायर जो मतलब INC के लोग हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोग हैं, उन्होंने वुमेन को काफ़ी ज़्यादा एक प्रकार से रोकने की कोशिश की। कुछ कमेंट्स वगैरह किए कि अब वुमेन को पहले घर का काम करना चाहिए फिर आके मूवमेंट में हिस्सा लेना चाहिए। अब बताइए, वुमेन को घर के काम से फुर्सत ही नहीं मिली, तो इस कारण से वुमेन ने उतना ज़्यादा पार्टिसिपेशन बाद में जाके नहीं दिखाया। ये एक बहुत बड़ा कॉज के रूप में हमारे सामने आया। नेक्स्ट ये रब कर देते हैं, आई होप आपने लिख लिया होगा। नेक्स्ट अगर लिमिट्स के बारे में बात करें, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली 5 नंबर के लिए आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो केस देखेंगे दलित का, ठीक है, या हरिजन, ठीक है। क्या हुआ था इस टाइम पे कि हमने आपको बताया था कि गांधी इरविन पैक्ट हुआ, जिसमें इरविन चाहता था कि सेकेंड राउंड टेबल में गांधी जी के सामने भीमराव अंबेडकर आए। ये जानबूझ के उसकी स्ट्रैटेजी थी। दोनों आपस में अपने अपने टॉपिक के ऊपर भिड़े, और इसके कारण क्या हुआ कि हरिजन्स का उतना ज़्यादा सपोर्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को नहीं मिल पाया। उल्टा क्या हुआ कि गांधी जी जब यवरडा जेल आए तो उन्होंने देखा कि यार प्रॉब्लम है, तो इस वजह से गांधी जी ने अनटू डेथ फास्ट रखना चालू कर दिया, जिससे भीमराव अंबेडकर ने 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था। गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में एक शॉर्ट नोट तैयार कर लेना पूना पैक्ट के ऊपर फॉर 2 नंबर्स, ठीक है। तो पूना पैक्ट हुआ जिसमें गांधी जी रिजर्वेशन पे मान गए, पॉलिटिकल रिजर्वेशन पे उन्होंने हामी भर दी कि 18% अप्रॉक्स पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया जाएगा किसको? हरिजन कम्युनिटी को, पर हाँ सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दिया जाएगा। आई होप आपको सेपरेट इलेक्टोरेट याद होगा कि एक कोई कम्युनिटी के लोग का लीडर उसी कम्युनिटी के लोगों के लीडर के द्वारा सेलेक्टेड होगा, वो कहलाता है सेपरेट इलेक्टोरेट। और सोसाइटी में वो डिवीजन लेके आता है, डिफरेंसेस लेके नहीं आएगा, क्या लेकर आएगा? डिवीजन लेके आएगा, जो काफ़ी मेजर कॉज है सोसाइटी के डिवीजन का, ठीक है। तो इस वजह से दलित और हरिजन का उतना एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा। एंड 7th एंड लास्ट पॉइंट की बात करें तो मुस्लिम के रोल की बात करते हैं। मुस्लिम्स, क्या हुआ था? मदन मोहन मालवीय जी ने एक काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूशन बनाया था जिसका नाम था हिंदू महासभा। अब जब वो इंस्टीट्यूशन बना तो उसका मेजर मोटिव था कि हिंदू के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है।
उसमें बहुत सारे लीडर्स हैं, जैसे बाद में जाके एम आर जयकर है, और एम आर जयकर ने मुस्लिमों को क्रिटिसाइज किया फॉर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा एक प्रकार से कम्युनल वायलेंस टाइप का देखने को मिला। वायलेंस तो नहीं कहेंगे, कम्युनल स्टेटमेंट एक जगह से दूसरी जगह आने लगे, और इस कारण से मुस्लिम्स का उतना ज़्यादा सपोर्ट हमें देखने को नहीं मिला। ये सारी क्या थे, लिमिट्स थे, क्रिटिकल एनालिसिस थे। तो आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना, क्वेश्चन यही आएगा कि क्रिटिकली एनालाइज द नॉन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन द पास्ट इंडियन सोसाइटी, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है क्या। व्हाट वाज द रीजन फॉर द पुअर पार्टिसिपेशन ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन सेकेंड फेज फ्रॉम 1930 to 34। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस को आई होप आप लोग अच्छे से डील कर पाएंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।